बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं रिसर्च इन मेडिकल सोशियोलॉजी। रिसर्च इन मेडिकल सोशियोलॉजी ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें हमने देखना है कि रिसर्च क्यों ज़रूरी है इन मेडिकल सोशियोलॉजी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी मेडिकल लाइफ है वो हमारी सोसाइटी के साथ काफ़ी इंटर रिलेट कर रही होती है। जो रिसर्च है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए? एक्सप्लोर करने के लिए रिलेशनशिप को जो हमारी सोसाइटी के होते हैं हमारी सेहत के साथ, और हमारा जो सेहत का सिस्टम है, यानी कि इसका जो रिलेशनशिप होता है। मैं आपको अगर इजी वे में समझाऊं, एक ही लाइन में बताता हूं। ये क्या करता है? एक्सप्लोर करता है किस चीज़ को? रिलेशनशिप्स को। ठीक है, रिलेशनशिप्स बाद में जो है ना मैं आपको बुक से भी कराऊंगा। फर्स्ट मैं जो है ना आपको ये एक डेमो दे दूं। रिलेशनशिप्स को कौन कौन किस चीज़ का रिलेशनशिप्स सोसाइटी, ठीक है, और हेल्थ, ठीक है, और हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है। ठीक है, आगे हमने इसके मेथड पढ़ने हैं। ठीक है, कि कौन कौन से मेथड हैं जिनके ज़रिए हम जो है अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, अच्छा मेथड डिस्कस करने लगे हैं हम। मेथड्स, ठीक है, 4 मेथड है इसके। कौन कौन सा है? एक, दो, तीन, और ये हो गया हमारे पास 4। ठीक है, बहुत ही आसान मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सबसे पहला है हमारे पास क्वांटिटेटिव। अच्छा, जो क्वांटिटेटिव है ना, ये लफ्ज़ निकला है हमारे पास क्वांटिटी से। ठीक है, ये तो बच्चों वाला कंसेप्ट है। पहला है हमारे पास क्वांटिटेटिव। इसमें हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये देख सकते हैं, अगर मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल दूं कि कोरोना आया था, हमने सर्वे किया था डिफरेंट शहरों का। पाकिस्तान में देखा गया जी लाहौर में कोरोना के इतने केसेस हैं, ठीक है, या फिर फलां हॉस्पिटल में इतने बेड पे जो पेशेंट हैं वो कोरोना के पेशेंट हैं, इतने रूम्स जो हैं वो कोरोना के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं इस हॉस्पिटल के, कि यहाँ के 10 रूम जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ कोरोना के पेशेंट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसको कंपेयर किया जी दूसरे हॉस्पिटल के साथ, दूसरे हॉस्पिटल में कितने हैं। इसी तरह अगर हम लेवल इंक्रीज़ करते जाए तो हम शहरों में डिस्कस करते हैं, लाहौर में कितने हैं, मुल्तान में कितने हैं, कराची में कितने हैं, इस तरह हम डिस्कस करते जाएंगे। और आखिर पे हम जो है ना ग्लोबल लेवल पे भी इसका सर्वे करते हैं, क्वान्टिटेटिव। ठीक है, आगे जो है ना क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के आगे हमारे पास 3 पॉइंट हैं मेन, ठीक है, जो याद रखने वाले हैं। ठीक है, जो हम इसमें लिख सकते हैं और हमें जो है ना नंबर भी अच्छे खासे मिल सकते हैं। क्वांटिटेटिव में जो पहली चीज़ है वो हमारे पास आ जाता है सर्वे। ठीक है, और दूसरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तीसरा है जी हमारे पास एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। जो पहला है वो है सर्वे। सर्वे में जो है ना हम लार्ज नंबर डाटा कलेक्ट करते हैं। कहाँ से? इंटरव्यू के ज़रिए से, या इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइसेस इस्तेमाल करके, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, ठीक है, और भी डिफरेंट जितने भी हमारे पास सोशल मीडिया के चीज़ें, सोशल मीडिया चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, उनके ज़रिए से हम सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, और सर्वे का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो है ना एग्जैक्ट एक हार्ड फॉर्म में एक पेपर वर्क जो है ना वो हम कर सकते हैं। हमारे पास डाटा मौजूद होता है, फ़लाँ हिस्ट्री हमारे पास आ जाती है फ़लाँ हॉस्पिटल की, कि यहाँ पर इतने पेशेंट हैं, हमने सर्वे किया। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारा सेहत का होगा, हेड मिनिस्टर होगा, वो क्या करेगा? एक नोटिफिकेशन देगा डिफरेंट हॉस्पिटल्स को कि आपने मिसाल के तौर पर शुगर का पेशेंट है, आपने अपने हॉस्पिटल के में बताने हैं कि आपके पास आज ओपीडी में कितने पेशेंट हैं। ठीक है, ये सर्वे जो है ये महीनों तक जा सकता है। इस तरह ये सर्वे जो है ना डिफरेंट लेवल पे जा सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सर्वे। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है, इसमें एक मैं आपको लिख के भी देता हूँ। सर्वे में डाटा कलेक्ट करते हैं
collect data from large number of large number of respondents through questionnaires or interviews। इंटरव्यू के जरिए भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्टैटिस्टिकल, सॉरी, उसके बाद हमारे पास, हाँ, एक्सपेरिमेंट बाद में आएगा, पहले आएगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है डाटा इसमें भी कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम ये करते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है ना, उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं, उसको हम इंक्लूड करते हैं। किस पर्पज़ के लिए? समराइज डाटा को समराइज करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इसको हम जनरल पॉपुलेशन के लिए ना, मतलब पॉपुलेशन को जनरलाइज करने के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमने सैंपल पॉपुलेशन से लिए हैं ना, ठीक है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टूल रिग्रेशन आ जाता है। रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम एग्जामिन करते हैं किस चीज़ को, जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है ना ऑन दी हेल्थ आउटकम्स पे, ठीक है, हम उसको एग्जामिन करते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम तीन चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज़ क्या है जी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। दूसरी हमारे पास है जी इन्फरेंशियल स्टैटिक्स, इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। तीसरी चीज हमारे पास क्या है जी, रिग्रेशन। वन बाय वन मैं आपको बताता जाऊंगा। डिस्क्रिप्टिव में हम क्या कर रहे थे, समराइज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? डाटा को समराइज कर रहे थे, ठीक है। और इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें जो हमारे पास डाटा था ना, यानी कि जो हमने सैंपल लिया है, ठीक है, जो हमने सैंपल लिया है कहाँ से, पॉपुलेशन से, उसको जनरलाइजेशन के लिए हाँ, इस तरह से लिख देता हूँ, जनरलाइजेशन अबाउट पॉपुलेशन। ये मैं आपको बुक से भी कराऊंगा, पहले मैंने कहा यहाँ से मैं आपको समझा दूँ। अबाउट पॉपुलेशन फ्राम विच द सैंपल वाज ड्रॉन, फ्राम विच सैंपल वाज ड्रॉन, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में जो है ना, हम एक एग्जामिन करते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का, ठीक है, उसके जो असरात होते हैं हेल्थ आउटकम्स पे, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, इसके जो असरात होते हैं ऑन हेल्थ आउटकम्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? आगे आ जाता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। क्या आ जाता है जी, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये हमारे पास था सर्वे, ये था स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और ये हमारे पास है जी एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, ये ज़्यादा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ एथिकल इशू आ जाते हैं, ठीक है, या कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस आ जाती हैं, कुछ अदारे की तरफ से रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, या कुछ मज़हब की तरफ से रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, ठीक है। इस वजह से हम जो है ना इतना ज़्यादा नहीं करते, ये लेस कॉमन होता है, ठीक है, लेस कॉमन इन फील्ड होता है, ठीक है। ये ज़रूरी भी बहुत होता है, लेकिन जो है ना ज़्यादा हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एथिकल इशू आ जाता है, ठीक है, और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस आ जाती हैं, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस।
और क्या है जी, हाँ बस ये चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से हम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर हम करते हैं ना तो फिर हम कंट्रोलर हमारे ऊपर कोई ना कोई मौजूद होता है, यानी कि कोई ना कोई उसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। जो टेस्ट की एफिशिएंसी होती है ना ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट्स, ठीक है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, कि अगर हम ये टेस्ट कर रहे हैं इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, सारा कुछ वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। ऊपर मेन कोई ना कोई ज़रूर होता है, उसके अंडर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये हो गई हमारे पास क्वांटिटेटिव। उसके बाद हमारे पास है जी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मैं आपको बताता हूँ ये रेज करके। अच्छा, क्वालिटेटिव में ना एक तो वर्ड हमारे पास क्वालिटी से ये निकला है, ठीक है, यानी कि ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा है, ठीक है। वो न्यूमेरिकल था, ये क्या है, नॉन न्यूमेरिकल है। एक तो इसका ये डिफरेंस हो गया, ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है, ठीक है, यानी इसमें कोई फिक्स डिजिट नहीं होते कि इतने बंदे के जो है ना वो उनको टीबी है या इतने बंदों को जो है ना कोरोना है, ईटीसी, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना हम ये देख सकते हैं कि कितने लेवल तक है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसका कंट्रोल कैसे होगा। फिर इसमें भी जो है ना हमारे पास 3 पॉइंट आ जाते हैं। सबसे पहला है जी हमारे पास इंटरव्यू, ये मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्या है जी हमारे पास इंटरव्यू। ये बहुत मज़े की जो है ना ये रिसर्च है, इसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। इंटरव्यू, इंटरव्यू जो है वो किस किस्म का हो सकता है, वो एक तो हमारे पास स्ट्रक्चरल हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा ये कौन सा हो सकता है, उसके अलावा ये सेमी स्ट्रक्चर जो हो सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चर हो सकता है। और उसके अलावा ये सेमी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। और किस तरह का हो सकता है, और ये अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, ठीक है। और किस तरह का हो सकता है, बस इतना ही हो सकता है तकरीबन ये। अच्छा, ये क्या करता है, ये गहराई में जो इंफॉर्मेशन होती है ना किसी भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और परसेप्शंस की, ठीक है, ये उसकी इंफॉर्मेशन को गहराई में जाके बताता है हमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है जी, इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑन हेल्थ, ये इस चीज़ को भी डिस्कस करता है, ठीक है। एक तो हमने बात कर दी कि ये क्या करता है, इन इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ठीक है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं और परसेप्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। पहले एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, परसेप्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद हमने ये क्या बताया था, हमने हाँ ये बताया था कि ये और क्या कर सकता है, इससे हम और क्या काम ले सकते हैं इंटरव्यू के ज़रिए से। जो इम्पैक्ट होता है ना सोशल और कल्चरल फैक्टर्स का ऑन हेल्थ, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। हम किसी इलाके में जाते हैं, वहाँ पर जाके उसका कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं किसी डिजीज़ के बारे में या किसी ट्रीटमेंट के बारे में, कि वो उनका कल्चरल जो है ना वो बिहेवियर कैसा है और सोशल इम्पैक्ट कैसा है, ठीक है। ये इसमें मैं आपको लिख देता हूँ, सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन ऑन हेल्थ लिख सकते हैं, या फिर हम ऑन किसी भी डिजीज़ के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास इंटरव्यू। इम्पैक्ट फैक्टर्स ऑन हेल्थ लिख देता हूँ, चलो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है। फोकस ग्रुप में पता क्या है, जो हमारे पास फैकल्टी होती है या जो लोग हमारे पास रिसर्च कर रहे होते हैं, वो लोग क्या काम करते हैं जी, वो लोग अपने फ़ायदे के लिए अपने क्वालिटेटिव डाटा जो है जो रिसर्च कर रहे हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए वो एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें उनका कम्युनिकेशन जो रिलेशन है ना वो स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। कम्युनिकेशन इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, फोकस ग्रुप में। और ये रिसर्चर जो होते हैं ये आपस में ही करते हैं, यानी कि जो फैकल्टी है, जो भी पार्टिसिपेंट हैं, जो काम कर रहे हैं, जो डाटा को जनरेट कर रहे हैं, वही लोग करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, किसी भी डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, ऑन हेल्थ इश्यूज़ या फिर किसी भी कम्युनिटी के लिए, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आ जाती है एथनोग्राफी। इसमें ये होता है कि जो रिसर्चर होता है ना, वो खुद उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता है, यानी कि वो सोसाइटी का हिस्सा बनकर, ठीक है, वहाँ पर रहकर उनका बिहेवियर जज करता है। ठीक है, यानी जिस सोसाइटी में रहता है ना वो उसमें भी चीज़ें ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और वो क्या होता है जी, देम सेल्फ इन द कम्युनिटी, इन कम्युनिटी या सोसाइटी लगा लें, कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, और वो ऑब्जर्व करता है और रिपोर्ट करता है सोशल बिहेवियर को या फिर सोशल इंटरेक्शन को, सोशल बिहेवियर को या फिर सोशल इंटरेक्शन को। या फिर सोशल इंटरेक्शन को। अच्छा, ये था हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। जो हमारे पास तीसरा मेथड है ना, तीसरा मेथड, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड रिसर्च मेथड। क्या कहते हैं? मिक्स्ड रिसर्च मेथड, मिक्स्ड रिसर्च मेथड। अच्छा, इसमें जो है ना दो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड भी इसमें इन्वॉल्व होता है, और क्वालिटेटिव जो रिसर्च मेथड है उसके जो भी एलिमेंट होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि हम इस तरह कह सकते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी बोथ होती है। ठीक है, क्वालिटी और क्या होती है, क्वांटिटी, बोथ इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये बहुत इन्वॉल्व होती है इस रिसर्च के लिए। ठीक है, और ये जो है ये क्या करते हैं, टू प्रोवाइड अ मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स। ठीक है, और मिक्स मेथड जो होता है ये इन्हेंस करता है रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा, ऑफरिंग एंड comprehensive insight by correlating numerical data with real world contents। ठीक है, ये रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा को इन्हेंस करता है। किस चीज़ को इन्हेंस करता है? रिलायबिलिटी, इनहेंस रिलायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सेकेंडरी डाटा एनालिसिस। सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी रिसर्च मौजूद होती है ना, ऑलरेडी रिसर्च हमारे पास अगर कोई है उस पर हम वर्क करते हैं। ठीक है, यानी प्रीवियस रिसर्च को एक्सप्लोर करते हैं और उस पर हम मोर ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करते हैं ऑलरेडी रिसर्च पर। और ये जो होती है ना रिसर्च, ये अथेंटिक लोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अथेंटिक मीन्स के जो प्रोफेशनल हैं, जो फील्ड में रहते हैं, ठीक है, जो अपना सारा टाइम रिसर्च को देते हैं, वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट की जो उनके जो थ्योरीज है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, इससे जो हमारा हेल्थ रिकॉर्ड होता है ना वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, क्यों इम्प्रूव होता है? क्योंकि हम प्रीवियस स्टडी को, प्रीवियस जो हमारे पास स्टडी है रिसर्च की, हम उसको डिस्कस कर चुके होते हैं और हम उससे फिर आगे ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो मेथड है ना ये ख़ास तौर पर ये ख़ास तौर पर हमारे पास लार्ज कम्युनिटी जो होती है या फिर जो लार्ज डाटा सेट होता है उसके लिए हम जो है ना यूज़ करते हैं। ठीक है, किसके लिए यूज़ करते हैं? लार्ज डाटा सेट। ठीक है, और इसके साथ फिर हमारे पास क्या हो जाती है, जो हमारी हेल्थ क्लेम्स इंश्योरेंस है उसका भी हमें पता चल जाता है, और हमारे हेल्थ रिकॉर्ड वगैरह भी। अच्छा, ये था हमारे पास रिसर्च इन मेडिकल सोशियोलॉजी। रिसर्च इन मेडिकल सोशियोलॉजी ये हमारे पास जो यूनिट नंबर 3 है ये उसका टॉपिक है। उसके बाद हमने आगे जो है ना डिबेट्स देखने हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे पास आगे हेल्थ केयर एक्सेस है,
ठीक है, या फिर इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, या फिर ग्लोबल हेल्थ है, ठीक है, हम उसको आगे स्टडी करेंगे। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई समझ तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका जवाब दूंगा आसान लफ्ज़ों में। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसका मैं आंसर करूँगा ज़रूर।